हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाश्वत और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश की। तो क्लास 10th हिंदी वाले जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा एंड तक की वीडियो में बने रहें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको 2017 और 2018 का संकलन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक की बने रहें। कक्षा 10 वाले वीडियो को शुरू करने से पहले कक्षा 10 वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियोस आप सभी को आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। तो फर्स्ट हमारा गद्यांश है चैप्टर नंबर फर्स्ट के ही क्या लिखूं। ठीक है, क्या लिखूं चैप्टर का नाम है। तो आपको जो गद्यांश बताया जा रहा है हमारी तरफ से, इस गद्यांश को आप अपनी क्वेश्चन बैंक या फिर अपनी किताब में ढूंढ करके पढ़ सकते हो। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यही है डॉट 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 से लेकर के भाव से ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ये अपना क्वेश्चन बैंक में देख लो या फिर अपनी किताब में देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा क्वेश्चन, निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, मॉन्टेन की शैली के निबंधों की विशेषता क्या है। और तीसरा क्वेश्चन यानी कि इस हिसाब से पांचवा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक में किस शैली के निबंधों की विशेषता बताइए। ठीक है, 2017 में आपका ये गद्यांश आया हुआ था। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे जो पहले क्वेश्चन में बताया गया था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं शीर्षक से निबंध उद्धृत है। ठीक है, तो किसका द्वारा है, क्या नाम है लेखक का, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, अब हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लास 10th में रेखांकित अंश की व्याख्या 2 होती हैं। ठीक है, आपको दोनों कंप्लीट करनी है। तो श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखते हैं कि मॉन्टेन के अनुसार स्वच्छंदवादी शैली में लिखे गए निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ऐसे निबंध लेखक के हृदय में बंधन मुक्त रचनाएं हो जाते हैं और इसमें कवि के समान उच्च कल्पनाएं और उनकी कहानी लेखक के समान सूक्ष्म दृष्टि से आवश्यकता नहीं होती है और ना ही विद्वानों के समान गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना की आवश्यकता होती है। इनमें लेखक के मन में सच्ची भावनाओं की स्वतंत्रता और प्रसन्नता के साथ व्यक्त करता है और इन निबंधों को लिखते समय लेखक पांडित्य प्रदर्शन की अवस्था से दूर रहता है। वह अपने भावों को जिस प्रकार से चाहता है उसी प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। तो यहाँ तक कि आपको प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आप इस भाषा में भी लिख सकते हो, ये जो लिखी हुई है मैंने तो आपको अपनी भाषा में समझाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं द्वितीय रेखांकित अंश की तरफ। तो द्वितीय रेखांकित अंश में आपको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी में बताया है कि जो स्वच्छंदवादी शैली होती है उसमें लिखे गए सभी निबंध उनके मन में उठने वाले भावों को ज्यों का त्यों व्यक्त कर सकते हैं और इन निबंधों में ना ही ज्ञान की गुरूरता निहित होती है और ना ही कल्पना की उड़ान निहित होती है और ये निबंध लेखक के मन में सच्चे उद्गार होते हैं और इन संसार का जैसा ही अनुभव करता है, जिस रूप से उसे देखता है उसमें अलंकारिकता का पांडित्य प्रदर्शन के रूप में भी व्यक्त कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हुई। अब हम उन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर है, निबंध ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना तो ज्ञान का गौरव निहित होता है और ना ही कल्पना की ऊंची उड़ान निहित होती है। निबंध में लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिखता है या फिर करता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, मॉन्टेन की शैली के निबंधों की विशेषता यह है कि वे लेखक के हृदय की बंधन मुक्त रचनाएं होती हैं जिनमें लेखक के वास्तविक अनुभूति और भावों का वास्तविक प्रकटीकरण हो जाता है। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वच्छंदवादी बंधन मुक्त शैली के निबंधकारों की विशेषता बताई है। इससे स्पष्ट होता है कि इन निबंधों की बनावट ऊंची कल्पना और तर्कपूर्ण विवेचना नहीं होती है। ठीक है, उसी के आधार पर मैंने आपको दूसरा भी निबंध दे रखा है, यहाँ पे दूसरा गद्यांश दे दिया है। दूसरा गद्यांश भी आप देख लो थोड़ा सा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक पहुँचती है डॉट 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 से लेकर के अत्यंत मधुर बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका गद्यांश है। आप
ये अगर देखना चाहते हो तो मैंने PDF तो फिलहाल दे ही रखा है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये अपनी किताब में नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन बैंक में ढूंढ लो, फिलहाल डेफिनेटली आपको किताब में मिल जाएगा, आपकी किताब में या फिर क्वेश्चन बैंक में डेफिनेटली आपको मिल जाने वाला है। तो इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत अंश में दूर के ढोल और नववधू के साम्य और वैषम्य बताएं। सेकंड, ढोल की आवाज़ किसके लिए कर्कश होती है और किसके लिए मधुर होती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ढोल की कर्कशता ध्वनि में कौन मधुर बना देता है और क्यों। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ करके इनके आंसर देने हैं। तो आंसर आपको इसी हिसाब से देने हैं, जैसे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर और सुबह आपका ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, प्रथम रेखांकित और द्वितीय रेखांकित आपको कंप्लीट कर देना है। तो आप डायरेक्ट चले जाइए, इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक पे दे रखा है। जाइए दोस्तों, तुरंत इनका PDF डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए इन सभी क्वेश्चंस की। तो PDF इसका डिस्क्रिप्शन में जा करके सबसे ऊपर वाले लिंक पे दिए गए से डाउनलोड कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने अभी तक, तो क्या कर रहे हो, तुरंत सब्सक्राइब करो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।